रजत सिंह जी, हरेंद्र गहलोत जी, लक्ष्मी शशि बाला जी, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर और साफ आ रही है? अगर क्लियर और साफ आ रही हो तो हरेंद्र गहलोत जी थैंक यू आपके लुकिंग डैशिंग कमेंट पर। शिवेंद्र कुशवाहा जी, प्रत्युष मिश्रा जी, धर्मेश पाटीदार जी, दिलीप कुमार प्रजापति नमस्कार, आलोक कुमार, संतोष शाह, शशांक धर मिश्रा। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही है तो कृपया थम्स अप के माध्यम से आप मुझे सूचित कर सकते हैं ताकि मैं आज के सेशन की शुरुआत करूं। आकांक्षा राजपूत जी, प्रदीप कुमार, शिवेंद्र कुशवाहा जी आपको भी नमस्कार, हेमंत कुमार पुनिया जी गुड इवनिंग, मनोज शाही जी, स्वतंत्र सिंह रूबी भाई साहब नमस्कार, रोहित निषाद, राजवीर जी गुड इवनिंग, आलोक कुमार, बिल्कुल शशांक धर मिश्रा जी आपको भी ठीक है। कई लोगों का ये कमेंट है लुकिंग वेरी डैशिंग। मुद्दा आज स्मार्टनेस का नहीं है, मुद्दा है आज हम लोग जो लगातार 2 सेशन में हम लोग जिस रास्ते पर चले हैं, आज उसी प्रक्रिया को हम और आगे लेके जाना चाहते हैं। और मुख्य रूप से हम लोगों ने 2 सेशन में आधुनिक भारत का जो सिलेबस है, और सिलेबस का मतलब ये नहीं कि हम केवल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ही राह चलते कुछ मुद्दे हैं हमने उठा लिया। मुद्दा यहां पर यह है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जब अपने प्रश्न बनाता है, जब अपने क्वेश्चन का निर्माण करता है, तो उसकी दृष्टि में आधुनिक भारत में किस किस टॉपिक की अहमियत होती है, और जो विद्यार्थी उस अहमियत को या उस टॉपिक के महत्व को समझ लेता है, जान जाता है, तो उसकी तैयारी थोड़ी आसान हो जाती है। और जब आपकी तैयारी आसान हो गई और आप संघ लोक सेवा आयोग की मांग को पूरा करने में अन्य की तुलना में एक साइंटिफिक रास्ते पर चल पड़े, तो इसका मतलब ये है कि आप आसानी से इस फील्ड में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संतोष शाह जी, आवाज कम आ रही है, आवाज सबके तक क्लियर है? संतोष शाह जी का एक कमेंट है कि आवाज कम है, कृपया बताएं हमको कि आवाज आप लोगों तक बिल्कुल स्पष्ट है। तो कहने का मतलब मेरा यहां यह है कि हमारा मुद्दा आज केवल इतना नहीं है कि आपको टॉपिक ऐसे साधारण तरीके से बताना। हमारा मुद्दा यह है कि जब आप तैयारी के क्रम में आते हैं तो आपको कहां कहां पर किस किस तरह से कौन कौन से मुद्दे और किस तरह के फैक्ट आपको तैयारी के दौरान एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स में शामिल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत आसान है समझना कि अगर यह समझ में आ जाता है कि हमारा टॉपिक ये है और इस टॉपिक से हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, तो एक बात तो स्पष्ट है कि हमारी सफलता इस प्रक्रिया से बहुत आसान हो जाएगी।
हम लोग पहले सेशन में, जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया इस बात को जान लें कि इसके पहले आधुनिक भारत के सिलेबस के बारे में जो परिचर्चा का दौर है वो 2 हो चुका है। दोनों फेसबुक पर उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से अगर नहीं अब तक जानते हैं तो आप जा करके वहाँ पर, ताकि अगर आप वहाँ पर जा करके उसको देख लेंगे तो जो 2 सेशन में आपके काम की चीज़ें हैं और आज यहाँ से हम शुरू करेंगे वो पूरा का पूरा कड़ी आपका जुड़ जाएगा। और ये बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि जितना सहयोग और समर्थन आपने पहले सेशन के वीडियो में दिया है, दूसरे सेशन के वीडियो में आप उससे बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाए हैं। और इस फेसबुक लाइव सेशन का जो मोटिव है उसमें अगर हम आपसे कहें कि हमारा प्रेरक क्या है, हमारे लिए उत्साह का आधार क्या है, तो वह उत्साह का आधार है आपके द्वारा उपयोग करने के लिए उसको सार्थक रूप में परिवर्तित करने की आपकी पहल। अगर आप उसकी सार्थकता को बढ़ाते रहेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ा रहेगा। और मैं ये बहुत साफ शब्दों में कहूं कि इसके पहले जब मैं पहले सेशन में आपके सामने आया था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप मुझे स्वीकृत करेंगे, मान्यता देंगे, या आप मेरी बात को शायद समझ पाए न समझ पाए। फेसबुक हमारे लिए कई आयाम और कई तरीके से फ़ायदेमंद रहा है, लेकिन आज वो कितना फ़ायदेमंद होगा या किस तरह से होगा, ये सारी बातें पहले सेशन में मेरे मन में था। लेकिन दूसरे और तीसरे सेशन से, दूसरे सेशन और विशेषकर पहले और दूसरे की तुलना करने पर यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि आपका जो उत्साह है ये लगातार बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर आज के सेशन में आपके प्रति जो मेरा सोच है वो यही है कि आप निश्चित तौर पर जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं और जो आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं वो आपकी आवश्यकता को पूरा करने में मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं वो मैं करूं। टकसाल सिनेमा बनारस से प्रणाम सर, गौतम कुमार मौर्य। बिल्कुल, टकसाल सिनेमा में बनारस में जब था तो मैंने बहुत पिक्चर देखा है, ठीक है। अब पता नहीं टकसाल है कि नहीं है, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस सेशन से, वो लोग पहले और दूसरे सेशन के वीडियो को एक बार जरूर देखें इस सेशन के बीतने के बाद, और पहले, दूसरे और तीसरे तीनों सेशन को मिला करके, और आप एक आधुनिक भारत पर आपकी तैयारी में जो पड़ाव हैं, जो टॉपिक का डिवीजन है, उस टॉपिक पर जो आपका ओपिनियन है, या जिस तरीके की संघ लोक सेवा आयोग या राज्य के सिविल सेवा के परीक्षाओं की मांग है, आप उसको पूरा करने में आप एक सक्षम प्रतिभागी की तरह भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं अगर आज से अपनी कड़ी बढ़ाऊं तो आज की कड़ी में जो पहला आपको मुख्य विषय समझना है, चूंकि हम लोगों ने दूसरे सेशन का जो समापन किया था, ब्रजेश कुमार पांडे जी आपको भी सादर प्रणाम। तो दूसरे कड़ी में हम लोगों ने बात को यहां तक पहुंचाया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू किया, और जो शुरू किया तो उसके बारे में जो कुछ भी आपकी साधारण प्रश्न के दृष्टि से समझ होनी चाहिए थी वो हम लोगों ने वहां पर बात किया। अब वैसे देखा जाए तो जब आप आधुनिक भारत के सिलेबस में जाते हैं और गांधी जी जब टॉपिक आता है, पूनम कुमारी जी आपको भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सॉरी, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि गांधी जी से संबंधित 3 बड़े आंदोलन हैं, बड़े आंदोलन, जिसको अखिल भारतीय आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जिसकी टॉपिक के दृष्टि से चर्चा हुई,
दूसरा जो आंदोलन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसका कि नीलम यादव जी आपको भी प्रणाम। दूसरा जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका दूसरे सेशन के समापन तक बात हो चुकी है। और गांधी जी का जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन है वो भारत छोड़ो आंदोलन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये घटना घटेगी 1942 में। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो स्थिति 1920 में थी भारत की, विशेष करके अंग्रेजों के खिलाफ जनचेतना और समन्वित होकर के विरोध करने की, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वह धार और आक्रामक हुई थी। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले लोगों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन यह भी आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के कार्यप्रणाली में कुछ ऐसे भी लोग थे, विमल वर्मा जी आपको भी धन्यवाद, तो जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली थी, उस कांग्रेस की कार्यप्रणाली में कुछ लोगों को आपत्तियां भी रहती थी। और उस आपत्ति का मैं आपको बड़े साधारण शब्दों में बात बता दूं तो कुछ लोग वीडियो को शेयर भी करना चाह रहे हैं, लगातार उनका ब्लिंक आ रहा है, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे उत्साह के लिए आप लोग लगातार जो भी लाइक का कमेंट है या जो भी है आप उसको लगातार देते रहेंगे, जिससे कि आपके चेहरे की मुस्कान मुझे समझ में आती रहे, ताकि आप उत्साहित हैं और लगातार जैसे क्लास में बैठ करके आप क्लास का पूरा आनंद लेते थे, उसी तरह आप आनंद ले रहे हैं, यह मुझे अनुभूति होती रहे। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि कांग्रेस के समर्थन करने वाले अगर बढ़ रहे थे तो कांग्रेस समय समय पर, कांग्रेस का भी हमने आपको इसके पिछले सेशन में ही कहा था कि किसी एक प्रकार के बहुत स्थिर रणनीति के दायरे में रह करके वो अपने संगठन का संचालन नहीं करती थी। जैसे 1920 का जब आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी को जब इसका नेतृत्व दिया गया, तो आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत कद्दावर नेता थे जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। वो चर्चा हम लोग करेंगे, कौन लोग थे, क्या उनका मुद्दा था, और वो एक नए प्रकार के रास्ते की तलाश में थे। उसी तरह से 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी शुरू किए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के कारण और गांधी जी का जेल में जाना एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति थी वो एक बार फिर लगा कि शायद थोड़े ठहराव के दौर में आ गया। लेकिन आपको शायद यह बात समझ में आनी चाहिए कि कांग्रेस जितना बड़ा संगठन तो नहीं था, लेकिन मनोबल में, उत्साह में, राष्ट्र के प्रति जज्बे में और राष्ट्र के प्रति समर्पण में और अंग्रेजों को भारत से भगाने में एक और धारा भारत में बह रही थी, जिस धारा का नाम था क्रांतिकारी आंदोलन। अब जब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन तक आएंगे तो इसके आगे अगर आप क्रांतिकारी आंदोलन इसके पहले किस स्थिति में था या किस तरह से भारत में क्रांतिकारियों ने अपना आंदोलन चलाया, अगर यह आपके समझ में नहीं आया तो 1930 के बाद भारत के आंदोलन में जो एक दबाव है और भारत के आंदोलन को चलाने में जिस तरीके से आक्रामकता और बढ़ेगी, उसकी पृष्ठभूमि आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 1930 के पहले किस तरह से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। हमने पहले ही कहा है कि यह क्लास नहीं है, यह केवल टॉपिक के निर्धारण के दृष्टि से बातें की जा रही हैं। तो पहली बात यहां पर यह समझने वाली है
कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा था, इसके पैरेलल जिस क्रांतिकारी आंदोलन की बात हम लोग करने वाले हैं, अगर देखा जाए तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बुनियाद इस रूप में पड़ी थी कि चूंकि 1905 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी रास्ते से बड़े परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहा था, तो कांग्रेस का एक बड़ा घटक था जो ये मानता था कि हम ये जरूरी नहीं कि कांग्रेस के उदारवादी रास्ते से ही कांग्रेस के समर्थकों को अंग्रेजों के समक्ष प्रेरित करने या उनको आंदोलित करने के लिए प्रयोग करें। और धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर एक उग्रवादी दृष्टिकोण का विकास होने लगा था। और आप जानते हैं कि उग्रवादी एक विचारधारा होती है। कई बार लोग उग्रवादी किसे कहते हैं, विद्रोही किसे कहते हैं, आंदोलनकारी किसे कहते हैं, क्रांतिकारी किसे कहते हैं, ऐसे शब्दों को बहुत सटीक न जानने के कारण इतिहास को इतना एक आपस में गड़बड़ कर लेते हैं कि कई बार उसमें से निकलने के लिए आपको लगेगा कि शायद ये इतिहास की एक परिधि है, एक सीमा रेखा है और इसके बाहर हम शायद अब इतिहास नहीं समझ सकते। जबकि मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार के शब्दों के इतिहास में बड़े सटीक से मायने हैं, बड़े सटीक से अर्थ हैं। लेकिन चूंकि आज मैं बात कर रहा हूं आंदोलन और आधुनिक भारत के सिलेबस के निर्धारण में, इसलिए ऐसे शब्दों की व्याख्या इस क्लास की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तथ्यात्मक दृष्टि से प्रीलिम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जब उस तरीके के टॉपिक में आएंगे तो हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि क्रांतिकारी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, वो क्या करता है व्यक्ति। विद्रोही शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं तो विद्रोही शब्द के लिए किस किस प्रकार के मानक होते हैं। यदा कदा बीच बीच में लोग आक्रोश में आकर के, गांधी जी जैसे एक बार गांधी जी ने भी कहा कि राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। इसका मतलब उसके पहले गांधी जी की शैली कुछ और थी। गांधी जी अंग्रेजों से कहने के क्रम में जब उनको लगा कि अब शायद उतनी प्रभाविता नहीं बढ़ रही है भारत के जनमानस की चेतना और उनके प्रेरणा का, तो एक शब्द गांधी जी बाद में प्रयोग किए। अन्यथा गांधी जी के लिए विद्रोही शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मंगल पांडे के लिए कभी आप आंदोलनकारी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। मंगल पांडे हमेशा विद्रोह शब्द से जोड़कर देखे जाते हैं। तो विद्रोह के अपने कुछ लक्षण हैं। उतनी बातें जब एक साथ उसके साथ जुड़ती हैं तो वह व्यक्ति विद्रोही होता है। कुछ बातें जुड़ती हैं क्रांति की तो यह व्यक्ति क्रांतिकारी होता है। और कुछ लक्षण विशेष होते हैं आंदोलन के, जब वो प्रकार की बातें होती हैं तो वहां पर हम आंदोलनकारी शब्द का प्रयोग करते हैं। विरोध करना सबका काम है, वो चाहे आंदोलनकारी हो, चाहे विद्रोहकारी हो, चाहे क्रांतिकारी हो। और आप जानते हैं कि किताब के अंदर कई जगहों पर आतंकवादी शब्द का प्रयोग भी हुआ है। बार बार यह मर्यादा मैं क्लास के दौरान भी बोलता रहता हूं कि जितने भी लोग हैं, चूंकि आज आतंकवादी शब्द का परिप्रेक्ष्य और उसका विश्लेषण और विवेचन बिल्कुल गलत दिशा में होता है, इसलिए हम अपने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के महान नायकों को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप उनके साथ कभी आतंकवादी शब्द जोड़िए। जबकि इतिहास में अंग्रेजों ने इनको आतंकवादी कहा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनको आतंकवादी शब्द कह करके सम्मानित भी किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज जिनसे दुनिया डरती थी, इनके आतंक से उनके मन में डर पैदा होने लगा था। तो उस समय आतंक शब्द का संबोधन सकारात्मक था। लेकिन इतनी गहराई तक आज का समाज
अपने को नहीं जोड़ सकता, शिवशंकर प्रसाद जी आपको भी नमस्कार, इतनी गहराई तक अपने को नहीं जोड़ सकता, तो भ्रामक स्थिति पैदा न हो इसलिए आप आतंकवादी शब्द का प्रयोग किसी को भी जोड़ने के लिए नहीं करेंगे। और अगर गलती से कभी आपने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया तो आप उनके लिए क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द के साथ संबोधित करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जो उग्रवाद होता है ये उदारवाद के एक खास स्थिति के बनने के बाद बदली हुई मनोदशा है। जब लगातार आप किसी को उपेक्षा करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसके मन में उग्रवाद की बीज धीरे धीरे पनपने लगेगी। आप अपने घर में एक साधारण सेवा कर्मी के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो जितने अच्छे गुणों से वो आपकी सेवा पहले दिन प्रारंभ किया था, धीरे धीरे उसके मन में आपके प्रति जो कार्य करने का ढंग है वो बदलेगा। और जब वो बदलेगा उसके मन में आपके प्रति थोड़े तेवर, रुख, कुछ गर्व दृष्टिकोण के बनेंगे तो धीरे धीरे उसके मन में पनपने वाले जो शब्द हैं वो उग्रवाद के लक्षण के साथ जोड़े जाते हैं। भारत के अंदर भी जो शिक्षित वर्ग था, जो लंबे समय से कांग्रेस के अंदर काम करता था और कांग्रेस में काम करने के साथ साथ वो ब्रिटिश सेवा में भी किसी न किसी पद पर कार्य करता था, तो ऐसे स्थिति में उनको ये लगा कि हम लंबा लाभ नहीं ले सकते या हम जो कहते हैं उस पर अंग्रेज गंभीरता से ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि उदारवाद से उग्रवाद की तरफ बढ़ने वाली प्रवृत्ति का जन्म होना शुरू हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो आप कभी भी एक कल्पना नहीं करेंगे कि केवल कांग्रेस के कार्यशैली से नाराज लोग क्रांति के रास्ते पर चले थे। यह भावना नहीं विकसित करना है। हाँ, यह जरूर है कि बहुत बड़ा संगठन कांग्रेस है और उसके कार्यप्रणाली को भारत के लगभग जितने लोग थे वो बड़े सावधानी पूर्वक देखते समझते और भारत के लाभ और भारत के जो उस समय उद्देश्य हुआ करते थे, क्योंकि प्रारंभिक दौर में आजादी की प्राप्ति का संकल्प नहीं लिया गया था। आजादी के संकल्प, स्वतंत्रता का संकल्प ये धीरे धीरे बाद में उठने वाला शब्द है, क्योंकि हमारी क्षमता जिस जिस तरह से जागरूक होती गई हमारी मांग करने का ढंग बदलता गया। कभी हम केवल औपनिवेशिक स्वतंत्रता की बात करते थे, जो धीरे धीरे शब्द बदला तो हम कहे कि हम केवल आप हमको स्वराज दे दीजिए, डोमिनियन स्टेटस की मांग करने लगे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे आक्रामकता बढ़ी और हमारी कार्यप्रणाली में परिवर्तन आया तो फिर ये बढ़ता हुआ उत्साह एक पूर्ण स्वराज की मांग की तरफ बढ़ा। तो पहली बात यह कि कभी भी एक शब्द से पूरे घटनाक्रम का आकलन नहीं करना है। मैं देखता हूं कई बार जब छात्र कहीं इंटरव्यू की क्लास चल रही होती है, अनूप शाही जी आपको नमस्कार, जब कहीं पर क्लास चल रही होती है या कभी बीच में हम किसी क्लास में जाते हैं तो छात्रों के प्रश्न और उनके लिखे गए उत्तर में साफ साफ झलकने लगता है कि वो यह समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि जिस कालखंड का प्रश्न है उस कालखंड के अंदर जो मांग का पद्धति है और जो मांग का लक्ष्य है और जो कांग्रेस का कार्यक्रम है और जो जनता के अंदर राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ है, उस सारी परिधि का जब तक हम सही अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमारे उत्तर का मानक जिस दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा गया है उस स्तर पर नहीं होगा। नीलम यादव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा और उत्साह के साथ हम लोगों को पढ़ाते हैं सर। ये सब आप सभी छात्रों और आप सब लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ है। जिस तरीके से आप लोग लगातार अभिनव वीरेंद्र प्रताप यादव, ये भी बलिया के विद्रोही व्यक्ति हैं,
और बड़े जागरूक विद्यार्थी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोग जल्दी जल्दी सफलता लेंगे और उसमें मैं जो भी आपकी मदद कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। शिवशंकर प्रसाद जी ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, अभी बेचारे सफलता के मध्य भंवर में घूम रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले परीक्षा में परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। दिलीप कुमार प्रजापति जी, आप भी बहुत ही उत्साहजनक विद्यार्थी बन करके अपने प्रश्न पूछते रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि जब हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो क्रांति एक अमूलचूल परिवर्तन करने वाली बात है। ये आप यह सोचते होंगे कि कांग्रेस से, क्योंकि मैं देखता हूं जब किताबों का मैं अध्ययन करता हूं तो जब वो हेडिंग पढ़ता है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय, वो व्यक्ति पूरा का पूरा कांग्रेस की पृष्ठभूमि में ही वो क्रांतिकारियों के प्रारंभ का पृष्ठभूमि लिखने लगता है। अब विद्यार्थी समझ नहीं पाता है कि हम अपना उत्तर किस तरह से समेटे, तो उसमें सबसे बड़ा जो अपराध आपसे होता है वो ये कि आप पहली बात क्रांति के समर्थक परिणाम में, संख्या में, भीड़ में कम हो सकते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी है उसका संकल्प और विशेष करके किसी बड़े लक्ष्य को पाने के प्रति बहुत आक्रामक होता है। इसलिए आंदोलन पढ़ते हैं तो भीड़ के समायोजन का और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के उस भीड़ को जो एक लीड देने की पद्धति है, हम उसकी कुशलता और योग्यता का अध्ययन करते हैं। यदा कदा आप लोग देखे हैं कि गांधी जी भगत सिंह में आप लोग तुलना करते हैं, कोई किसी का पक्ष लेता, कोई किसी का पक्ष लेता, वो समझ ही नहीं पाता है कि भगत सिंह की विशेषता को कैसे पढ़ना है और गांधी जी की विशेषता को कैसे पढ़ना है। जो काम भगत सिंह ने किया, गांधी जी उस शैली के विशेषज्ञ नहीं थे, और जो कार्य गांधी जी ने किया उस नेतृत्व करने वाले भीड़ का जो एक खाका खींचना था, उतने लंबे समय तक कार्य करने के लिए भगत सिंह अपने कार्य प्रणाली को योजना में नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए दोनों व्यक्तियों के कार्य करने उद्देश्य दोनों के समान हैं, लेकिन नेतृत्व करने और लक्ष्य प्राप्ति में थोड़े से आप रास्ते और थोड़े से सोच में परिवर्तन पाएंगे। लेकिन जितना आप लोग ये राजनीतिक लोग या अलग अलग प्रकार के लोग जो शब्द प्रयोग करके एक बड़ा भयावह मतभेद आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप यथार्थ की धरातल पर खड़े होना सीखिए। अगर आप यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर इतिहास नहीं समझेंगे तो ये वाद प्रतिवाद कई बार आपको समझ में नहीं आएगा। वो खास प्रकार के एक विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष में फैलाने के नाम पर किसी दूसरी पर्सनालिटी के या किसी दूसरे बड़े व्यक्तित्व के खिलाफ एक षड्यंत्र बन जाता है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप दो तरीके की स्पष्टता के रास्ते पर चले। एक, आप स्वयं ऐसे किसी षड्यंत्र के हिस्से में न हो, और दूसरा, अगर कोई ऐसा षड्यंत्र कहीं पर होता दिखाई दे तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप उस रास्ते से बच करके उस रास्ते को पकड़ें जिस रास्ते से यूपीएससी आपको सफलता देगी। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है आपको कि क्रांतिकारी का जो सोच है वो बहुत ही कम समय में बड़े परिणाम प्राप्त करने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे 1899 से ही
भारत में क्रांतिकारियों की छोटे मोटे घटनाएं होने लगी, लेकिन उन घटनाओं की जो एक सोच है और उसके चलने का जो रास्ता है, जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठित थी, उस प्रकार से भारत का क्रांतिकारी आंदोलन उतना संगठित नहीं था। इसीलिए जब क्रांतिकारी आंदोलन पर नजर डालेंगे आप, तो आपको कभी बंगाल समझना पड़ेगा, कभी महाराष्ट्र समझना पड़ेगा, कभी पंजाब समझना पड़ेगा, कभी उत्तर प्रदेश समझना पड़ेगा। ये भारत के मुख्य क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों का मुख्य कार्यक्षेत्र था। यह क्रांतिकारी आंदोलन केवल भारत की सीमा तक सीमित नहीं है। प्रभाकर मिश्रा सर, आपको नमस्कार। तो यह क्रांतिकारी आंदोलन केवल भारत की सीमा तक सीमित नहीं है। यह क्रांतिकारी आंदोलन भारत के बाहर, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे, अगर मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन में आपको बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और खास करके अगर आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की धरती से जुड़े हैं तो कानपुर का जो गढ़ है वो क्रांतिकारियों का एक तरह से मुख्य कार्यस्थली बनी थी, मुख्य कार्यस्थली बनी थी। तो यहां पर जो अध्ययन करने में जो टॉपिक का निर्धारण आप करते हैं, तो सबसे पहले आपको बंगाल को जहां भी मिले, किसी किताब में कुछ भी मिले, बंगाल में क्या हुआ क्रांतिकारी आंदोलन में, महाराष्ट्र में कैसे हुआ, पंजाब में कौन लोग हैं, उत्तर प्रदेश में कहां पर क्या हो रहा था, ये सारी चीजें आपको पढ़ने के दौरान फोकस करनी है। और जब आप ये सब कहने के लिए जो मेरा आपसे निवेदन है, जब ये सारे छोटे छोटे आप मुद्दे सुलझा लेंगे, प्रदेश या प्रांतीय स्तर पर क्रांतिकारियों के जो सोच है उसमें सब लोग शामिल रहेंगे, मास्टर सूर्यसेन से लेकर के जो भी लोग आपको मिले सबको आप पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक को जब आप शुरू करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हमने कहा कि भारत के बाहर, ये मात्र भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का प्रयास हुआ। उससे बड़ा लोकप्रिय टॉपिक आपको पढ़ना होता है और उस टॉपिक का नाम होता है गदर आंदोलन। ये गदर आंदोलन आप जानते हैं कि अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, और सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, ये लोग पंजाब से जुड़े हुए लोग थे और ये लोग गदर समाचार पत्र निकालते थे। लेकिन इनमें जो बातें थी, नाम इसका गदर आंदोलन है, करने वाले इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो क्रांतिकारी हैं। समाचार पत्र जो छपा अलग अलग भाषाओं में, उनमें जो बातें कहने का ढंग था वो बड़ा आक्रामक था। और यही कारण था कि भारत के जो प्रखर राष्ट्रवादी उग्रवादी चेतना वाले लोग थे, उनके लेख उसमें छाप करके अंग्रेजों के खिलाफ ये क्रांतिकारियों ने विदेश की धरती पर अपने क्रांति की बात को रखा है। इतना ही नहीं, जब आप इस टॉपिक से बाहर निकलेंगे तो दूसरा जो टॉपिक आपके सामने आएगा वो टॉपिक है महत्वपूर्ण रूप से कामागाटा मारू प्रकरण। और कामागाटा मारू प्रकरण ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये पुनः भारत के बाहर होने वाली घटना से संबंधित माना जाता है। कामागाटा मारू बेसिकली एक जहाज था और वो बंगाल के बजबज से कनाडा के वैंकूवर के मध्य चलता था।
प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, कुछ उस समय ऐसी बातें हुई कि इस जहाज के जो संचालक थे, जो मालिक थे, गुरदीप सिंह, कुछ ऐसी समस्याएं, ऐसे कुछ कार्य प्रणाली अपनाई गई थी इसमें कि यह घटना भी भारत के अंदर विदेश की धरती पर चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित था। गुर्जर अनिल जी, विक्की शाही, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। राम राम गुर्जर अनिल जी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर क्रांतिकारी आंदोलन की एक साधारण समझ बनानी हो तो आपको 3-4 प्रदेशों के साथ जुड़े हुए जो विभाजन दिए गए हैं, आपको उनको जानना है। इसके बाद जो दूसरा आपको मुख्य रूप से काम करना है वो ये कि भारत के अंदर 1913 में, 1914 में ये जो क्रांतिकारी संगठन, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, वो किस तरह से अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत थे, प्रयासरत थे। थोड़ा और इससे हम आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर जब ये सारे, चाहे अनुशीलन समिति की बात हो, अभिनव भारत की बात हो, तमाम प्रकार के समाचार पत्र हो, जो भी सारी चीजें, ये सब चल रहा था भारत में बड़े ही उत्साहजनक तरीके से। लेकिन ये सभी जो उत्साहजनक तरीके से चल रहा था भारत में, कहने का मतलब कांग्रेस जब अपना आंदोलन शुरू करती है और विशेष करके जब गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो गांधी जी ने सबको आमंत्रित किया, सबको इसमें शामिल होने की बात कही। और यही कारण है कि भारत के लगभग सभी वर्ग के लोग, सभी प्रकार की सोच रखने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। यहां तक कि जो कांग्रेस के कार्य करने का ढंग है, यहां तक जो कांग्रेस के चलने का तरीका है और आंदोलन करने वाले जो नियम थे और क्रांतिकारियों का जो एक विचार था, ये दोनों में आपको दिखेगा जैसे भले रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य के तरफ बढ़ने के लिए अगर मिलजुल करके भी काम करना पड़े तो यहां पर मिलजुल करके भी लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो यहां तक क्रांतिकारी आंदोलन के पढ़ने का एक अलग ढंग है। सुमित सिंह जी, आपको भी नमस्कार। एक अलग ढंग है, लेकिन समस्या कहां से शुरू हुई, क्रांतिकारी आंदोलन अपने आक्रामक रूपरेखा में कैसे गया? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया जब कांग्रेस ने अपने कार्यप्रणाली को असहयोग आंदोलन के दौरान आक्रामक बनाया तो लगभग सभी लोगों ने साथ दिया। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जिस तरह से गांधी जी ने अपने आंदोलन को रोल बैक किया, उसको वापस लिया और यह कहते हुए भारत उस आंदोलन को वापस लिया कि भारत अभी परिपक्व स्थिति में नहीं है। यह बात अंदर कांग्रेस से जुड़े हुए कई नेताओं को नागवार लगा। और आप जानते हैं कि गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के कारण कई लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर गए, कुछ लोगों ने नया दल भी बनाया। कांग्रेस दो घटक में बट गई, प्रत्युत्तरवादी, अप्रत्युत्तरवादी, इस तरह से उनके नाम रखे गए। यहां पर एक नए प्रकार का सैद्धांतिक विमर्श भी बहुत है इतिहास में। सुभाष चंद्रा जी, आप लगातार देख रहे हैं, आपको धन्यवाद। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आंदोलन को वापस लिया और क्रांतिकारियों को लगा कि जैसे हमारे मकसद को, हमारे उद्देश्य को
शायद कांग्रेस के इस वापस लेने के कारण बहुत आघात लगा है। और अगर मैं क्रांतिकारी लोगों के शब्द बोलूं तो उनका कहना था कि गांधी जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं पहले भी एक बार कहा था इस लाइन को और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अब यहां पर आप फिर उलझ सकते हैं कि गांधी जी ने गलत किया कि नहीं किया, क्रांतिकारी सही थे कि गलत थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब निष्कर्ष निकालना आपका काम नहीं है। आप कल्पना में उस समय की परिस्थिति को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते और वो लोग उस परिस्थिति को वास्तव में जी रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी निर्णय जो ले रहा है वो अपने अपने कर्तव्य बोध और अपने अपने उत्तरदायित्व के आधार पर ले रहा है। क्रांतिकारी अपने संगठन में अपने संकल्प के प्रति वचनबद्ध थे और कांग्रेस से जुड़ने के कारण वो उधर बढ़कर के सफल हो सकते थे। और कांग्रेस के रोल बैक करने से उनको लगा कि हमारा लक्ष्य इस मंच से पूरा नहीं होगा, इसलिए वो विड्रॉ किए। इसलिए हमको एक किसी पक्ष को पकड़ करके यहां पर गलत और सही साबित नहीं करना है। आपको यह समझना है कि अपने अपने संगठन की वचनबद्धता और अपने पद्धति के आधार पर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी व्यवस्था, जो भी सोच लोगों ने बनाया था, उस सोच को आगे ले जाना चाहते थे। कांग्रेस का चूंकि संगठन बहुत बड़ा था, आप जानते हैं, और संगठन बड़ा होने के कारण उसका दायित्व तो गांव देहात सभी प्रकार के लोगों को अंग्रेजों के दमन से बचाना है। वो बहुत आक्रामक क्रांतिकारी नहीं है, तो उनको बचाना है। तो कांग्रेस और गांधी जी का जो सोच है वो ये है, और जो क्रांतिकारी हैं वो आजादी के लिए सर पर कफन बांध के घूम रहे हैं। तो एक की सोच है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कहीं अंग्रेजों के दमन के शिकार न हो जाएं। चोरी चोरा के बाद यह आभास हो गया और क्रांतिकारियों को लग रहा था कि अगर हम कांग्रेस के रास्ते पर चल पड़े तो कहीं हमारा खुद का जो रास्ता है, जो हमारा खुद का लक्ष्य है, कहीं वो किसी कारण भटक न जाए। इसीलिए इन दोनों के परिणाम, कार्य, पद्धति और देश की जनता को अपने साथ जोड़कर आगे के दिनों में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, कुछ इस तरह की एक द्वंद्व की स्थिति है। और यही कारण है कि भारत में आपको यहां से क्रांतिकारी आंदोलन कांग्रेस से अलग होता दिखाई देगा। 1924 में ये जो क्रांतिकारी संगठन के लोग हैं ये अपना एक नया संगठन खड़ा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के संगठनात्मक कार्य प्रणाली को देखते हुए इनको लगने लगा, पंकज सिंह अलड़िया जी, प्रश्न है आपका कि 1885 का संगठन बड़ा होने के बाद भी, कांग्रेस संगठन बड़ा होने के बाद भी भारत 47 में आजाद क्यों हुआ। हम लोग बात करेंगे, इस प्रश्न पर आएंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। जब टॉपिक चर्चा होगी तो ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे बहुत व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। अभी मेरा केवल इतना आपको समझाना है कि आप अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को, परीक्षा को पास करने की दृष्टि से किस तरह से बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी को ऊपर नीचे, छोटा बड़ा या किसी एक प्रकार के किसी पूर्वाग्रह में उलझे हुए बिना ही आप कैसे तैयार करेंगे, ये मेरा मकसद है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद अपने को पृथक किया और इन लोगों ने
कानपुर में एक नया संगठन बनाया और उस संगठन का नाम 1924 में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन रखा गया। जो भी क्रांतिकारी लोग थे, इस संगठन के माध्यम से वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये आक्रामक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। कांग्रेस भीड़ को अपना लक्ष्य मानती है और ये क्रांतिकारी कुछ भी करके अंग्रेजों को भारत में बहुत अधिक दबाव में एक ऐसे स्थिति को जन्म देना चाहते थे कि भारत में अंग्रेज बाध्य होकर के भारत से जाने के लिए तैयार हो जाएं, मन बनाना शुरू करें। कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है, यह क्रांतिकारी संगठन जब अपने संगठन को बनाया तो स्वाभाविक तौर पर यह क्रांतिकारी संगठन की कार्यपद्धति में कुछ निश्चित आवश्यकताएं भी थी, जैसे बम, रिवॉल्वर या इस प्रकार के जो हथियार थे, क्योंकि ये हथियार बंद प्रकार के कार्य प्रणालियां हुआ करती थी। जो बदनाम अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या करना या अंग्रेजों को हमेशा भय की स्थिति पैदा करके डराना, इस तरह से जो आक्रामकता और हिंसात्मक जो ढंग था, इसके लिए इस प्रकार के हथियारों की जरूरत पड़ती थी। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन लोगों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूटा और काकोरी नामक स्थान पर जब ये ट्रेन लूटा गया, उसमें सरकारी खजाना जा रहा था, जब ये ट्रेन लूटा गया तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने इतना शिकंजा कसा कि बड़ी संख्या में क्रांतिकारी डिटेन किए गए, गिरफ्तार किए गए और इस काकोरी कांड के कारण भारत के 4 महान क्रांतिकारी, अगर आप उन नामों को दिमाग में रखना चाहते हैं तो अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इस प्रकार के क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी दिया अलग अलग शहरों में। और ये बताने का प्रयास करते थे इस फांसी से अंग्रेज कि हम ये फांसी इसलिए आपको सार्वजनिक स्थानों पर दे रहे हैं ताकि लोगों में एक भय पैदा हो, लोग क्रांतिकारी रास्ते का त्याग करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और न होने वाला था। हां, ये जरूर हुआ कि क्रांतिकारी संगठन पर एक बड़ा प्रहार हो गया। इतने में भारत में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन का विरोध करना था संगठनात्मक तरीके से। इन लोगों ने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को अपना नेता चुन लिया और लाहौर रेलवे स्टेशन पर साइमन महोदय आ रहे और लाला जी के नेतृत्व में जो भीड़ साइमन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, आप जानते हैं कि सैंडर्स ने उन पर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया और फाइनली लाला जी को गहरी चोट लगी और बाद में उनका देहांत भी हो गया। यह बात भारत में किसी को भी स्वीकार्य नहीं हुआ, वो चाहे क्रांतिकारी संगठन हो, वो चाहे कोई भी प्रकार का विचारधारा हो, सभी प्रकार के लोगों में लाला जी की एक अलग प्रकार की लोकप्रियता थी। सौरभ दुबे जी, आपको भी प्रणाम। सौरभ तिवारी जी,
कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि यही कारण है कि 1928 में फिर से ये जो क्रांतिकारी हैं ये फिर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसी HRA को पुनर्गठित किए और इसका नाम रख दिया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन। और इस HSRA के माध्यम से कुछ संकल्प लिए गए जिसमें सैंडर्स की हत्या सबसे बड़ा मुद्दा था उस समय, और इन लोगों ने उसको मारा भी। पुलिस उपाधीक्षक था, मारा भी उसको। और जब सैंडर्स मारा गया, ब्रिटिश सरकार को यह बात किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने हमेशा की तरह दमन का रास्ता अपनाया और उस दमन के रास्ते से स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई कि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह मिलेगा कि ये जो क्रांतिकारी हैं, इन क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर छापे मारे गए और इसी छापेमारी और इसी पकड़ने के प्रयास में जो अंग्रेज थे वो इतने सक्रिय, इतने उग्र स्थिति में चले गए थे कि भगत सिंह को जब यह लगा कि हमें अब और अधिक इंतजार नहीं करना चाहिए और क्रांतिकारी संगठन का जो विचार है और अंग्रेजों के प्रति जो हमारी सोच है उसको खुल करके एक नए माध्यम से इनको बताने की आवश्यकता है, जिससे जनता और देश की बड़ी आबादी, पढ़े लिखे बुजुर्ग वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग की जो आबादी है, ये हमको समझे कि हम कितने बड़े लक्ष्य और कितने बड़े संकल्प के लिए बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी का एक हिस्सा आपका अगला टॉपिक हो जाता है असेंबली बम कांड। तो अगर क्रम से देखा जाए तो पहले आपको बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो क्रांतिकारी विचारधारा जन्म ली आपको उसको पढ़ना है। इसके बाद कुछ संगठन हैं, कुछ समाचार पत्र हैं जो क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, उनका आपको अध्ययन करना है। इसके बाद फिर जिस तरह से भारत के अंदर ये जो क्रांतिकारी हैं ये विदेश में जाकर के, चाहे वो गदर आंदोलन के नाम से हो, चाहे कामागाटा मारू प्रकरण हो, साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा चलाए गए और सहयोग आंदोलन में भागीदारी करने की बात हो, ये सारे आपके मुद्दे रहते हैं। इसके बाद फिर HRA का निर्माण, फिर काकोरी कांड और इसके बाद असेंबली बम कांड। और आप जानते हैं असेंबली बम कांड में योगेंद्र प्रताप सिंह, आपको भी नमस्कार। और असेंबली बम कांड के अंदर भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग इस कार्य में मुख्य भूमिका निभाए। भगत सिंह ने उस समय असेंबली में बम फेंका जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रहा था। सेंट्रल असेंबली मतलब वर्तमान की लोकसभा। भागे नहीं, उन्होंने खुल करके वहां पर अपनी बात रखी और यह भी साफ शब्दों में कहा कि इस बम से किसी को मारने का मेरा इरादा नहीं है, इस समय किसी को घायल या क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहता। मोहन शर्मा जी, आपको भी नमस्कार। क्षतिग्रस्त करना नहीं चाहता मैं। इस बम के धमाके से, इस गूंज से, इस ब्रिटिश गूंगी बहरी सरकार को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं और इस धमाके से, उस उपेक्षा के कारण यह आवाज आपके कान तक पहुंचाना मेरा मकसद है। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति का नारा, स्वयं गिरफ्तारी और इसके बाद भगत सिंह, फिर राजगुरु, फिर सुखदेव, इस तरह से लोगों को सरकार ने पकड़ा। और अंतिम जो आपको इसमें जोड़ना है वह है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी। कहने का मतलब मेरा यह है, ये पूरा का पूरा जो स्लैब था, पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये आपको क्रांतिकारी आंदोलन के नाम पर अध्ययन करना है। इससे
जब आप अध्ययन कर लेते हैं 1931 तक, और उधर आप आ चुके हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, इसके बाद फिर भारत में जो नई श्रृंखला खड़ी हुई जिसको कि आपको पढ़ना होता है, और वो नई श्रृंखला किस तरह से 1933-34 में एक नए कांग्रेस के अंदर एक घटक, एक विंग का निर्माण किया गया था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, इंद्रमणि उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लोग भी भारत की, नमस्कार, प्रणाम, बार बार प्रणाम, ऐसे लोग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित और प्रेरित थे। जयप्रकाश नारायण और ये 4 और 5 लोगों ने मिलकर, ये सब अभी चल ही रहा था, साथ साथ भारत में हरिजन आंदोलन भी चल रहा था। गांधी जी यरवदा जेल में है। ब्रिटिश सरकार ने फिर एक नई उसी दौरान प्रक्रिया अपनाई थी, वो था 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में, 1931 में, 1932 में। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर आप गहराई से पढ़ने जाएंगे तो न पहले में और न तीसरे में कांग्रेस और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाएंगे। बंबई से वो जहाज गई है, एसएस राजपूताना जहाज है, गांधी जी वहां पर गए, गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी दिए। वहां पर भी जितने मुद्दे लेकर गांधी जी गए, किसी एक पर भी ना कोई सहमति बनी और ना ही इसका कोई मकसद निकल के आया। लेकिन सरकार चुप नहीं बैठी। सरकार ने गांधी जी के आने के बाद वापस उधर से ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिनका नाम रैमजे मैकडोनाल्ड था, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी और ये कम्युनल अवार्ड भारत आया। इससे बातें बहुत सी थी, लेकिन जिस बात को विशेष रूप से इसमें महत्व दिया गया था कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को, सिख को और ईसाई 3 को पृथक निर्वाचक मंडल देकर विशेषकर मुसलमानों को पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया था। इस रैमजे मैकडोनाल्ड के अंदर अंग्रेजों ने भारतीय समाज के दलित वर्ग को हिंदू धर्म से अलग घोषित करते हुए उनको पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने के साथ साथ बाकी लोगों के पृथक निर्वाचन के विस्तार की बात की गई थी। इसमें जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरू में तो कोई इसके न पक्ष में था न कोई इसके विपक्ष में था। कोई भी इसको मानने के लिए न विरोध करने की स्थिति में नहीं था। विशेषकर मैं बात गांधी जी और कांग्रेस की कर रहा हूं। तो कांग्रेस का यहां पर जो नेचर है वो न्यूट्रल पोजीशन का है, न पक्ष में न विपक्ष में, क्योंकि दोनों स्थिति खतरनाक थी उस समय और अंग्रेज चाहते थे यही। लेकिन यहां पर गांधी जी यरवदा जेल में हैं और वहीं पर 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में मध्यरात्रि से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और आमरण अनशन पर बैठे और उस बैठने का नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे फिर से एक नए सामंजस्य की भूमिका बनने लगी। भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन के पक्ष में थे, दलित समुदाय के। कुछ मतभेद हुआ, फिर 3-4 लोगों ने मध्यस्थता की और इस तरह से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच कम्युनल अवार्ड के बाद एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें दलित वर्ग के हित को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने जो कुछ दिया था
उससे भी ज्यादा कांग्रेस ने दलित वर्ग के हितों को पूरा करने के लिए, देने के लिए भरोसा और आश्वासन दिया। अगर हम लोग उस मुद्दे पर जाएंगे तो 71 जो सीट देने की बात थी उसको कांग्रेस की तरफ से 147-148 करने की बात हुई और 18% के आरक्षण रिजर्व करने की बात की गई। इस तरह से कुछ बातें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किया और इस तरह से पूना पैक्ट आपका टॉपिक हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब आप पढ़ रहे होंगे तो 3 गोलमेज सम्मेलन भी है, समाजवादी दल के गठन का निर्माण भी पढ़ना है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा भी पढ़नी है, पूना पैक्ट भी पढ़ना है। और अभी ये सब जब आप समझ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो 1935 में भारत में अंग्रेज 1935 का अधिनियम भेजेंगे। इसकी भी अपनी बड़ी विशेषता है। जो कुछ भी भारतीयों ने मांग रखा था उस समस्त बातों को पूरा करने का भरोसा इस आयोग में दिया गया है। इसके बाद इस आयोग में अगर आप जो प्रक्रिया अपनाई गई है धीरे धीरे 1935 के बाद अगर हम इस एक्सटेंसिव पार्ट पर चले जाएं तो आप देखेंगे कि 1935 के बाद जो बदलते हुए समीकरण है उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखाई देगी वो है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिखाई देगा। और अगर मैं आपको स्पष्ट कहूं तो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले और 1935 के अधिनियम आने के बाद इस बीच के कालखंड में सबसे प्रभावी व्यक्ति अगर कोई हैं तो सुभाष चंद्र बोस हैं। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, 1938 में, 1939 में, हरिपुरा में और त्रिपुरी में। 1939 में कुछ विषयगत मतभेद होंगे और उसी मतभेद के आधार पर वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर एक नए दल का गठन करेंगे और उस दल का नाम होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर होगा। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए भारत से जाएंगे और जाकर के हिटलर से मिलेंगे। हिटलर से मिलने के बाद फिर उनको आमंत्रित किया जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा। वो जापान जाएंगे, टोक्यो। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो ताकतवर लोग हैं, जिस ताकत से अंग्रेजों के खिलाफ हमारे प्रवासी भारतीय इकट्ठे होकर के आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जैसी व्यवस्था का निर्माण किए हुए थे, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, ये तमाम सारे लोगों का विशेष योगदान रहेगा। और सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में ये लोग इस सभी संगठन का दायित्व उनको देंगे। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया में, विशेष करके जापान, थाईलैंड और तमाम सिंगापुर, इन सभी क्षेत्रों की मदद से, विशेषकर जर्मनी हिटलर के विचारधारा को मान्यता देते हुए ब्रिटिश विरोधी एक सक्षम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उसी दौरान एक अभियान होगा आजाद हिंद फौज के माध्यम से, जिसमें यह प्रयास किया जाएगा कि एक अभियान भेजा जाए। इम्फाल का अभियान उसका नाम पड़ेगा। उस इम्फाल के अभियान पर शाहनवाज के नेतृत्व में वो अभियान होगा। इम्फाल मणिपुर की राजधानी, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से लोग आएंगे। उसमें प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श ढिल्लो जैसे लोग भी शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पकड़े जाएंगे, इन पर लाल किला मुकदमा चलेगा। इनके मुकदमे में भारत के लोग बड़ी मजबूती से पैरवी करेंगे। जिस वकालत करने वालों में बड़े भारत के प्रभावशाली भोला भाई देसाई,
जैसे कद्दावर वकील के नेतृत्व में ये सारे कार्य होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपको पढ़ना है। फिर सुभाष चंद्र बोस अपने व्याख्यान देंगे, जिस व्याख्यान में वो भारत के कुछ मसले पर बात करेंगे। गांधी जी के नेतृत्व की सराहना भी वो करते हैं, राष्ट्रपिता का संबोधन भी वो देते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे प्रमुख कार्य सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से किया गया वो ये कि उन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिस तरीके का आक्रामक विरोध किया, आजाद हिंद फौज को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसमें नेहरू के नाम से, गांधी के नाम से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बटालियन बनाए गए थे। दुर्भाग्य से ताइवान में वो एक लड़ाकू जहाज से उड़ान भरे, उसके क्षतिग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हुई, और इस तरह से पूरा का पूरा टॉपिक आपको वहां पर समाप्त करना है। इसके बाद भारत में द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति भयानक होती गई। स्थिति इतनी भयानक होती गई कि यह लगा कि ब्रिटेन शायद इस युद्ध में नहीं जीत पाएगा। अमेरिका से वो मदद मांगने जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति जिसका नाम एफ.डी. रूजवेल्ट, और साथ ही साथ वो मदद या विश्वास और भरोसे की बात करता है चाइना के एक अध्यक्ष के रूप में ही है, जिनका नाम चियांग काई शेक है। लेकिन इन दोनों तरफ से लोगों का यह कहना था कि अगर आप विश्व युद्ध में जिस दौर में हैं, देवेंद्र दत्त जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं, तो जिस तरह से भारत के अंदर ये कार्यप्रणाली अपनाई गई, जिस तरह से अंग्रेजी सत्ता अपनी ताकत का विस्तार करना चाहती थी, विश्व युद्ध में जीत हासिल करना चाहती थी, जब उसने मदद की बात किया तो उन लोगों ने कहा कि अगर हम आपकी मदद कर भी दें और उस दौरान कहीं भारत में कोई आंदोलन छिड़ गया तो आप अपनी क्षमता भारत को बचाने में लगाएंगे और हम आपकी मदद करके अनावश्यक ब्रिटेन के खिलाफ विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसलिए आप भरोसा लेकर के आइए कि जब हम विश्व युद्ध में आपका साथ देंगे तो भारत के अंदर कोई आंदोलन बहुत आक्रामक रूप का नहीं होगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में एक मिशन आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन भारत आया, कुमुद रंजन जी नमस्कार, शिवम मौर्य जी आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये मिशन भारत आया तो इससे अपेक्षाएं बहुत थी। देवेंद्र जी आपको भी नमस्कार। अपेक्षाएं बहुत थी। ब्रिटिश सरकार कहती कि आप विश्व युद्ध बीत जाने दीजिए, आप जो कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन भारत के लोग अंग्रेजों से इतना धोखा खाए हुए थे। अगर बेवफाई का इतिहास लिखना हो दुनिया में कहीं का, तो आप केवल अंग्रेजों का इतिहास लिख दीजिए, आपको उससे ज्यादा बेवफाई का इतिहास कहीं का आपको प्राप्त नहीं होगा। भारत के लोग विश्वास करने को तैयार नहीं थे। मामला यहीं पर आकर के अड़ा। अंग्रेज तत्काल कुछ देना नहीं चाहते हैं और भारत के लोग तत्काल बिना कुछ लिए सहमत होने को तैयार नहीं हैं। हुआ कि अंततः ये मिशन जिस उद्देश्य से आया था वो असफल हुआ। और आप जानते हैं, बड़ा पिट सा एक लाइन कि गांधी जी ने कहा कि ये जो क्रिप्स मिशन है यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। आप समझ रहे होंगे पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिसमें तिथि बाद की हो, तत्काल आपको केवल चेक प्राप्त होगा, चेक के माध्यम से तत्काल आप पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते। और यह बड़ा ही खतरनाक स्थिति था। यही कुछ परिस्थितियां थी भारत की। गांधी जी को पहले लोगों ने कहा कि आप कोई बड़ा आंदोलन छेड़िए, गांधी जी तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में चल करके गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसमें किसी नेतृत्व की विशेषता की बात नहीं की गई है।
इस आंदोलन में चूंकि ये शुरू हुआ था अगस्त में, 8 अगस्त 9 अगस्त, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा गया। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से यह आंदोलन की शुरुआत होती है। करो या मरो का नारा है। गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा कि भगवान भरोसे ही सही आप भारत को छोड़ दीजिए, अब मैं पराधीन भारत देखने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस स्वतंत्रता में हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम इस पराधीन भारत को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। और इस तरह से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के समस्त नागरिकों को आंदोलन के परिणाम के अंतिम स्थिति तक के लिए स्वनिर्णय, स्वाधिकार के साथ आंदोलन में आगे बढ़ने की एक खुली छूट दे दी। यह पहला आंदोलन है गांधी जी का जिसमें गांधी जी विराम की बात नहीं करते हैं, जबकि असहयोग और सविनय में रोक लगाया गया। इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव आपको 1946-47 तक दिखाई देंगे। समानांतर सरकार बलिया में पहली बन जाएगी। गांधी जी 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिए गए, उनको ले जाकर के आगा खान पूना में है, उसमें नज़रबंद किया गया। उस दौरान भी कुछ घटनाएं घटी। कस्तूरबा गांधी का देहांत, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिलों में तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी। भारत के सभी वर्ग के लोगों ने इसमें खुल करके साथ दिया। इस तरह की बातें हुई इसमें। लेकिन यह आंदोलन का जो विस्तार है, यह भारत के बहुत गहराई तक, बहुत जमीन तक, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी आंदोलित करने में सफल हो गया था। यही कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर इस प्रकार के किसी बड़े आंदोलन को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप जानते हैं कैबिनेट मिशन आएगा, 3 व्यक्ति आएंगे उसमें, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। चूंकि पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में वही भारत सचिव हैं, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री हैं और साथ ही साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ये आए। उस समय भारत में नौसैनिक विद्रोह हुआ था, जो बंबई, विशाखापत्तनम और कराची जैसे बंदरगाहों पर नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इस नौसैनिक विद्रोह को भी दबाना ब्रिटिश सरकार चाहती थी, लेकिन वो स्थिति बदल चुकी थी। इसलिए नौसैनिकों का भी एक बहुत बड़ा, कमलेश पुनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, विपिन कुमार जी आपको भी धन्यवाद। तो इस तरह से ये जो नौसैनिक विद्रोह था, ये भी इतिहास में एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेजों के भारत जाने के ताबूत का इसे अंतिम कील कहा गया। तो किसी नौसेना के बल पर, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे समझेंगे, तो इसी नौसेना के बल पर अंग्रेज भारत में मजबूती से खड़े हुए थे। और जब नौसैनिकों ने बगावत कर दिया तो अंग्रेजों को भी एहसास हो गया कि भारत में अब लंबी आयु नहीं है। इसके बाद फिर अंतिम, अभिषेक वर्मा जी बहुत दिन बाद आप हम आमने सामने हो रहे हैं, देखने के लिए धन्यवाद। कहने का मतलब मेरा यह है कि इसके बाद अंतिम जो आपका टॉपिक होता है इसमें पढ़ने के लिए, आधुनिक भारत के नाम पर, मैं आज़ादी के बाद की भारत की बात नहीं कर रहा हूं अभी, वो अंतिम टॉपिक है माउंटबेटन योजना, जो भारत को स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से स्वीकार करेगा। विकास मणि तिवारी जी आपको भी देखने के लिए धन्यवाद। राशिद खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो अंतिम टॉपिक है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ये भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेटस की बात करेगा। फुल डोमिनियन इसमें भी नहीं दिया गया। इसके बाद बीच में 1-2 टॉपिक और भी आपको पढ़ने होते हैं, जैसे वामपंथी आंदोलन है। इसी तरह से आपको एक टॉपिक और है, भारत में जनजातीय आंदोलन है। इसी तरह से आपको कृषक आंदोलन है। ऐसे 2-3 टॉपिक अगर जोड़ लिए जाएं तो मिला जुला करके आप 1773 से लेकर और 1935 तक के अधिनियम
और ये पूरी की पूरी श्रृंखला एक साथ अगर आप मिला दें तो आपका ये आधुनिक भारत से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। और आप जानते हैं कि इतिहास में सबसे ज्यादा, भाई साहब संजय नागपाल भाई साहब आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। गरिमा राय जी आपको भी नमस्कार। तो यहां से जो आपके टॉपिक शुरू होंगे वो अब आधुनिक काल के बाद के आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो बातें होंगी वो शामिल होती हैं इसमें। यहां तक का इतिहास आपका आधुनिक काल का इतिहास है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस टॉपिक को आप ठीक से समझेंगे, जानेंगे। जो जो टॉपिक मैंने बोला है आप वीडियो में से उसको छांटिए, इससे संबंधित बातों को किताबों से निकालिए, उसको पढ़िए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी सूचनाएं मैं आपको अवगत कराऊंगा। आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। आप लोगों ने कई सारे प्रश्न किए हैं और सभी प्रश्नों में एक प्रश्न बहुत भारी था, वो ये कि तीसरे सेशन को जितना जल्द हो सके आप सर शुरू करें, अन्यथा ये सेशन मैं मंडे के बाद करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं हमारा सिलेबस बीच में है। लेकिन आप लोगों के कहने के कारण मैंने इस सेशन को आज समाप्त किया, जिससे कि आप आधुनिक भारत को अच्छे से करें, अच्छे से तैयार करें। जिन लोगों ने क्लास किया हुआ है वो कृपया नोट्स को पलटें, देखें, जानें, किताबों का सहारा लें। इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है, मैंने एक नई फेसबुक की आईडी बनाई है SP शाही करके नाम से, मैंने फेसबुक पर लिख दिया है। आप धीरे धीरे उस पर आप शिफ्ट होइए, क्योंकि इस पर लाइव सेशन करने के बाद से पढ़ने वालों और आग्रह करने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग थे, करीब 3500 के आसपास में फॉलोइंग में थे लोग। 5000 का इसका लिमिट आप जानते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि छात्रों का एक समूह उसमें हो, जो मैं समय समय पर आपको जिस जिस तरीके के टॉपिक्स पर भ्रम हो या जिस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे, मैं उनके आधार पर, इतिहास के आधार पर, उसमें कभी फेसबुक लाइव होना होगा तो मैं उसमें होऊंगा। लेकिन खैर वो अभी इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अभी लोग उसमें जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उसमें सबको जगह मिले, ताकि इस फेसबुक आईडी पर पर्सनल लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी हैं, हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ हमारे प्रोफेसर हैं। यदा कदा मैं कुछ लिखता पढ़ता हूं तो उससे हमारे ओपिनियन के बारे में लोग राय बनाते हैं। वो सब चीज़ें आपको नहीं करना है। हमारा आपका संबंध सिविल सेवा के कार्य से जुड़ा है। आपकी सफलता हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए आप उस आईडी पर जाने की कोशिश करेंगे, आप इस पर बने रहेंगे। जब लगेगा मुझे पर कि इस पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं तो मैं खुद ही आपको अनफ्रेंड कर दूंगा, लेकिन आप मुझसे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। उस पर आप बने रहेंगे, उस पर भी मेरी उतनी ही सक्रियता होगी और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यूट्यूब चैनल वगैरह को भी कोशिश कर रहा हूं उसको बनाऊं। और जैसे आगे के परिवर्तन होंगे मैं आपको अवगत कराऊंगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।